अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़ैम का बता दूँ। जब आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो रन करना है, तो आपका ज़ैम जो है वो ऑन होना चाहिए। तो ज़ैम को ऑन करने के लिए इसमें 2 चीज़ें आपकी लाज़मी हैं, एक माईएसक्यूएल और एक अपाची। इन दोनों का स्टार्ट होना ज़रूरी है। अगर आप ये दोनों स्टार्ट नहीं करते, तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। और दूसरी चीज़, आपका जो प्रोजेक्ट है, वो ज़ैम के फ़ोल्डर के अंदर पड़ा होना चाहिए। ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ पहले। नाम इसका मैं चेंज कर रही हूँ। दानियाल, ज़ैम के फोल्डर के अंदर आपने रखा हुआ है इसको या नहीं? मैम रखा हुआ है। ठीक है, चलो फिर। अच्छा जी, इसको उठा के हमने अपने ज़ैम के फोल्डर में रखना है। सी ड्राइव के अंदर आपके ज़ैम जो है वो इंस्टॉल होता है और वहां पे इसका फोल्डर बना होता है। जिन लोगों को नहीं पता वो ध्यान से देख लें। सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है आपका। ये हमारा ज़ैम का फोल्डर है। इसके अंदर हमने जाना है और htdocs के अंदर हमने अपना जो है वो फोल्डर रखना है। htdocs के अंदर ये फोल्डर पड़ा हुआ है इनका। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है गूगल पे। आपको इंपोर्ट करना बता रही हूँ, अपना प्रोजेक्ट आपने इंपोर्ट किस तरीके से करना है। लोकल होस्ट लिखेंगे। इंपोर्ट आप लोगों ने इस वजह से करना है क्योंकि आप लोगों ने इसकी डेटाबेस नहीं बनानी। डेटाबेस ऑलरेडी मैं आप लोगों की बना चुकी हूँ। आपने सिर्फ वहां पे अपने सिस्टम में इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट में जाके जिस फाइल करेंगे, हो सकता है ये सुपरवाइजर आपसे करवा भी लें, तो वो इसको ध्यान से जरा आप लोग देख लीजिएगा। इसके अंदर इंपोर्ट कर रही हूँ मैंने। ये डेटाबेस आपकी जो क्रिएट हुई है, ठीक है, इसके अंदर फाइल दोबारा से इंपोर्ट कर रही हूँ। If you have an error in your SQL syntax, check the manual response to your MariaDB server version. अच्छा जी, एरर आ रहा है आपके पास।
आपका एसक्यूएल का जो बनी हुई है फाइल वो नहीं आ रही इस फोल्डर के अंदर। जी एसक्यूएल की फाइल नहीं आ रही। रिमूव की है आपने फाइल इसमें से कोई दानियाल? जी मैम। आपने इसमें से कोई फाइल रिमूव की है? नहीं मैम, कोई फाइल रिमूव नहीं की। एसक्यूएल की फाइल नहीं आ रही इसमें। फाइल नहीं आ रही है आपके एसक्यूएल की। मैं आपको इस फाइल सेंड कर रही हूँ, वो उस फोल्डर के अंदर रखें आप। व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर रही हूँ, उधर से कनेक्ट करके। तो व्हाट्सएप अपना सिस्टम के साथ कनेक्ट करके इस फाइल को उठा लें। दानियाल फाइल आपको व्हाट्सएप की है मैंने। अपने लैपटॉप में ना इसको उधर ht docs के फोल्डर के अंदर ही रखें, ये जैम वाले में। आपके पास थोड़ा स्पीड में हो जाए ना काम, मैं इधर से करी ना, मेरे पास थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम। मैंने व्हाट्सएप की है आपको, वैसे ही आप अपना जो व्हाट्सएप है उधर लगाएं, अटैच करें वेब एप्लीकेशन पे तो हो जाएगी। मैम मोबाइल से डायरेक्ट वहाँ पे नहीं ना होती मेरे लैपटॉप में, इसलिए नहीं आ सकती। नहीं नहीं ऐसे नहीं, अपना मोबाइल को यहाँ पे आप करो कनेक्ट। अब तो ये वैसे भी हो गई है। चलें कर लें, ऐसे कर लें।
जी मैम ये होगी, कहाँ पे करनी है इसको? htdocs के फोल्डर में रखना है, उसको कॉपी कर लेना। सी में ये जैम के अंदर जाए, इसमें htdocs का फोल्डर है, ऊपर ऊपर ऊपर, इससे ऊपर ये, इसमें अपने फोल्डर में जाना है। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ इस वाले में? जी जी, इसके अंदर रखते हैं बस। ये आ गया। फाइल अब भी नहीं शो करवा रहा आपके पास। एसक्यूएल की जो फाइल होती है ना आपकी, वो डेटाबेस की फाइल होती है। जो डीबी के अंदर हमने फाइल आपकी रखी होती है, उसके अंदर तो आपका कोड होता है, उसको नहीं आप लोगों ने इंपोर्ट करना होता। डेटाबेस ये इंपोर्ट हो गई आपकी। सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे डेटाबेस में क्या क्या चीजें हैं। ये जो ऊपर नाम लिखा हुआ है CA शॉप, ये आपके डेटाबेस का नाम है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे जो आ रही हैं चीजें, वो आपके डेटाबेस के टेबल्स हैं। और यहाँ पे ये जो चीजें आपकी आ रही हैं टेबल्स के बाद, वो आपके कॉलम्स हैं। ये आपके कॉलम्स आ रहे हैं एडमिन के अंदर, ये एडमिन आईडी, एडमिन नेम, एडमिन एनिमल, ईमेल, सॉरी, ये आपके कॉलम्स वगैरह। और जो लेफ्ट साइड पे चीजें आ रही हैं आपकी डेटाबेस के नाम के नीचे, उनको हमने टेबल्स बोलना है, इनको कॉलम्स कहते हैं, और ये हमारी डेटाबेस का नाम है। अब क्रिएट करनी हो अगर आपने डेटाबेस, तो न्यू में जाके यहाँ पे अपने डेटाबेस का नेम लिख रहे हैं। फर्ज करें मैं ABC लिख रही हूँ, ये मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई। इसके बाद हमने टेबल्स बनाने होते हैं, ठीक है। और टेबल्स में मैं ये 1 में समझ लें एक टेबल मेरा बन गया। इधर जाके जब ये हमारा टेबल नेम क्रिएट हो गया है, फिर यहाँ पे हमने अपने कॉलम्स बनाने होते हैं। जो भी सबसे पहला कॉलम होता है हमारा ID का। ID बनाने के बाद ID हमेशा हमने उसकी टाइप जो रखनी होती है वो इंटीजर रखनी है। लेंथ इसकी जो है वो 11 रखनी है आपने, और इसको आपने प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की बनाने के लिए AI कमेंट्स जो हैं उसके चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी बन जाएगा। इसके बाद जो नीचे वाले कॉलम्स हैं उनमें आप अपने बाकी के कॉलम्स बनाएंगे जो आपने अपने कोड के अंदर यूज करने हैं। ID की प्राइमरी की जब हम बना देते हैं ना, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट लग जाता है। AI का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। इसका मतलब है कि आगे एक ID के बाद दूसरी ID इसने खुद ब खुद जनरेट कर देनी है और उसको आगे लेके जाना है। अब यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए लोकल होस्ट, ठीक है। फिर जो आपके फोल्डर का नेम है, जो आपने यहाँ पे C ड्राइव के अंदर जैम के फोल्डर के अंदर आपने बनाया हुआ है फोल्डर नेम, वो आपने लिखना है। ये देखें ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसको हम वहां पे लिखेंगे। जस्ट ये लिख के एंटर कर देना। सबसे पहले इंडेक्स पेज है आपका, इंडेक्स पेज आएगा, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स पेज है। HTML करने के बाद, जब HTML फ्रंट एंड होता है, हमने जब PHP करनी है, बैक एंड बनाना है, तो हमने अपनी HTML की सारी फाइल्स को PHP में कन्वर्ट कर देना है। सिर्फ उसमें क्या होना है, .html की एक्सटेंशन को रिमूव करके .php की एक्सटेंशन हमने लिख देनी है, रीनेम कर देना है। ये देखें, ये हमने रीनेम की हुई है। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड बाद में अभी समझाती हूँ, बैक एंड क्या बता रही हूँ। कनेक्शन एक क्रिएट करना है, एक DB के नाम की आपने फाइल बना लेनी है, ठीक है। उसका कनेक्शन आपने बनाना है, और कनेक्शन बनाने के लिए PHP को हम पहले ओपन करते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं।
ये जो आपका टैग है ये हमारा ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग के लिए क्वेश्चन मार्क के साथ हमने ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। इज इक्वल के बाद MySQL कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपना कनेक्शन बना रहे हैं डेटाबेस के दरमियान और अपने कोड के दरमियान। लोकल होस्ट बाय डिफॉल्ट होता है हमारा, रूट बाय डिफॉल्ट होता है। ये डबल कोटेशन जो हमने खाली छोड़ी हुई है यहाँ पे पासवर्ड लिखना होता है। ये आपकी अपनी मर्जी होती है, अगर आपने प्रोटेक्शन लगानी होती है तो पासवर्ड लगा सकते हैं, नहीं लगानी तो आप इसको ना लगाएं। लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि आप यहाँ पे पासवर्ड ना लिखें क्योंकि बाद में वो मसला करता है। यहाँ पे ये जो आपका नेम है ना, ये आपके डेटाबेस का नेम होगा जो आपने वहां पे क्रिएट की है। अब हम क्या कहते हैं कि अब हम लोग MySQL कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं अपने सर्वर को कि पहले लोकल होस्ट चेक करो कि मेरा लोकल होस्ट जो वो मेरा सर्वर है, मैं एक लोकल होस्ट सर्वर यूज कर रहा हूँ, उसकी रूट के अंदर इस नाम के कोई डेटाबेस पड़ी है कि नहीं। अगर वो कहता है कि पड़ी है तो कहता है उस डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा है ना उस सबको उठा के कनेक्ट करवाओ। और फिर ये मैंने एक डॉलर कनेक्ट के नाम से अपना वेरिएबल बनाया जो इज इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे जितना भी कंटेंट हमने लिखा होता है, जो वेरिएबल लिखे होते हैं वो हमने अपनी मर्जी के लिखे होते हैं। यहाँ पे कनेक्ट की बजाय आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ABC भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि वो जब सारा डाटा चेक कर लेगा कि उसके अंदर कोई डेटाबेस पड़ी है तो वो उसका कनेक्शन जनरेट करवा के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। अब हमने जहां पे भी डेटाबेस अपनी कनेक्ट करवानी है ना तो हम यहाँ तो इस वेरिएबल को लिखेंगे, यहाँ पर हम इसी तरीके से ये पूरी लाइन उस कोड के अंदर लिखेंगे। ये हो गया जी हमारा डेटाबेस का कनेक्शन बनाना। अब आ जाते हैं हम लोग HTML की तरफ। इसको अभी छोड़ देते हैं, ये PHP का काम है, इसके बारे में हमने बात नहीं करनी। सबसे पहले हमारे पास नैव बार आती है, ये वाली जो ब्लैक कलर में है इसको हम नैव बार बोलते हैं। नैव बार का कोड मैंने अलग से बनाया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। और ये नैव बार और इसका थीम जो है ना, सारा थीम आपके प्रोजेक्ट का, आपका दानियाल और खान आप दोनों का सेम है, सिर्फ एंड में जाके ना कुछ फंक्शनैलिटी चेंज हो जानी है। आप दोनों के प्रोजेक्ट जो है वो कार से रिलेटेड ही हैं तो मैंने दोनों का जो है ना वो सेम रखा हुआ है, ठीक है। तो बस मुझे एंड में जाके कुछ फंक्शनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी और इनके फ्रंट एंड में कुछ चेंजिंग थी और आपके भी थोड़ी सी, बस वही की है। अब यहाँ पे है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप का क्या मतलब होता है? इसका पर्पस ये है कि हम अपने सर्वर को बता रहे हैं। HTML का आपको पता है ये सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। HTML कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सर्वर साइड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर स्क्रिप्ट्स हम लिखते हैं। अब जब हम कोई कोड करने लगते हैं तो हम पहले बताते हैं डॉक टाइप का मतलब होता है कि कौन सी डॉक्यूमेंटेशन हम यूज कर रहे हैं। तो हम इसको बता रहे हैं कि हम HTML की डॉक्यूमेंटेशन यूज कर रहे हैं। HTML में लैंग जो है ये हमारी लैंग्वेज है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। उसके बाद हेड आ जाता है। जितने भी आपके लिंक्स हैं वो सारे हेड में यूज होते हैं। टाइटल आपका हेड के अंदर लगता है, स्क्रिप्ट्स आपकी हेड के अंदर लगती हैं। स्टाइल अगर आपने किसी चीज को देना होता है तो अलग से CSS की फाइल नहीं बनाते, तो हमने वो स्टाइल का टैग लगा के, ठीक है, उसको भी हेड के अंदर ही लिखना होता है। मीटा जो है ये हम अपना कैरेक्टर सेट कर रहे हैं। UTF-8 जो बाय डिफॉल्ट होता है, ये चीजें आप ये वाली इतनी चीजें गूगल से उठा के भी लगा सकते हो, ठीक है, इसके कोई टेंशन नहीं होती। अब मीटा में क्या हम कहते हैं कि जो हमारा HTTP क्यूब है ना वो कंपैटिबल होना चाहिए और वो हर इड्ज के मुताबिक होना चाहिए कि किसी भी ब्राउजर पे हम यूज कर लें, किसी भी स्मॉल साइज स्क्रीन पे यूज कर लें, हम मोबाइल पे यूज कर लें, हम इसको लार्ज स्क्रीन पे यूज कर रहे हैं, वो कंपैटिबल होना चाहिए। उसकी व्यू पोर्ट जो है ना उसकी विड्थ डिवाइस के हिसाब से सेट कर दें, ये चीजें आ जाती है। ये आपके कोड से रिलेटेड शायद कुछ पूछ लें इसमें से, वरना इसका ज्यादा पूछते नहीं होते। ये जो अच्छा मैडम अभी इतना समझ नहीं आ रहा, अगर मतलब कुछ ना समझ आए तो उसका क्या करें? रिकॉर्डिंग हो रही है ये देखें, ठीक है, और रिकॉर्डिंग में भी समझ आ जाएगी ना। अगर मजीद समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने ये टाइटल के टैग के अंदर जो लिखना है, टाइटल के टैग के अंदर जो भी आपने लिखा वो आपके गूगल के पेज के ऊपर जो टैब्स ऑन होती हैं, टैब्स के ऊपर ये शो करवाएगा। ये देखें ऊपर शो हो रहा है,
ठीक है। जो भी चीज आप टाइटल के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी है। उसके बाद क्या आ जाता है जी, लिंक आ जाते हैं। ये वाला जो लिंक है ये मैंने आपकी CSS फाइल का बनाया है, लिंक लगाया है। ये style.css की हमारे पास फाइल है, तो इसका हमने ये लिंक वहां पे इसको लगाया। लिंक लगाने के लिए लिंक के टैग के अंदर रेल का हम जो है ना वो रेलिवेंट मतलब इसका होता है वो लिख के तो स्टाइल शीट लिख देते हैं। हैरफ के अंदर हमने वो चीज लिखनी होती है जो फाइल हमने लिंक करवानी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लिंक आ जाते हैं। ये पीछे क्या लिंक आपने रेल जहाँ पे लिखा हुआ है? रेलिवेंट। अच्छा रेलिवेंट, इसका क्या फंक्शन है? इसका कोई इतना फंक्शन नहीं होता, ये नाम भी लिखो इसका कोई इशू नहीं होता। अच्छा कैंसिल कर दे? वो मर्जी है। ये तो मैंने मतलब आप जब लिखते हो ना लिंक लगाते हो, सिंपल आप ये देखो लिंक लिखोगे, ठीक है, तो आपके पास ये शो करवाता है। इसका टैग आप इस तरीके से कर दोगे, वो खुद ब खुद लिखा आ जाना है। ये भी आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है सारा। सिर्फ हमने यहाँ पे लिखना होता है उस फाइल का लिंक जो हमने लिंक करवानी होती है। ठीक हो गया? सही। अच्छा अब इसको इस फाइल को मैं जरा नीचे ले आती हूँ ताकि एंड पे ये लगाई हुई है, बाकी का तो पता चल जाएगा। अच्छा ये जो है ना ये लिंक ये CDN है बूटस्ट्रैप के, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हमें CDN बोलते हैं, CDN। ये बाय डिफॉल्ट हमें गूगल की तरफ से मिलते हैं, गूगल पे मिल जाते हैं। बूटस्ट्रैप के ये CDN है। ये जो 3.41 लिखा आ रहा है ना, ये हम वर्जन यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप का। मैंने आप लोगों के कोड के अंदर बूटस्ट्रैप 3 यूज की है, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए ये ऑनलाइन हमें लिंक्स मिलते हैं, W3 स्कूल पर भी पड़े होते हैं। CDN बूटस्ट्रैप CDN लिख के आप वहां पे सर्च करेंगे तो लिंक्स वहां पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये लिंक्स किस तरह सर्च करने हैं, लाइक वर्जन वाइज? नहीं, सिर्फ आप लिखें बूटस्ट्रैप 3 CDN लिख दें, बूटस्ट्रैप 4 CDN लिख दें, बूटस्ट्रैप 5 CDN लिख दें। एडवांस जो है वो बूटस्ट्रैप 5 है, लेकिन मैंने सबसे आपके जो है ना वो लो वाली यूज की है, क्योंकि आप लोगों को जब भी क्वेश्चन अगर आए एडवांस यहाँ पे मैं यूज कर देती तो सुपरवाइजर ने डेफिनेटली आपसे पिछले वर्जन्स के भी क्वेश्चन करने थे। उन्होंने 3 के भी करने थे, 4 के भी करने थे कि आपको इतना आता है तो आपने बूटस्ट्रैप 5 यूज की है। इसलिए मैंने बूटस्ट्रैप 3 यूज की है ताकि स्टार्ट में से ही बिगनर है आप लोग तो आपको पता हो कि शुरू में क्या चीजें आती हैं और क्या हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप का लिंक हो गया। ये हमारा jQuery का लिंक है, ये इसके साथ बूटस्ट्रैप के लिंक के साथ ही आपको ये भी मिलेगा, ठीक है। और ये भी बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट का लिंक है, तो ये भी तीनों ये लिंक आपको मिल जाएंगे। W3 स्कूल पे सर्च कर लें, गूगल पे वैसे लिख के सर्च कर लें, ये मिल जाते हैं वैसे। अब हमारा जो बेसिक काम शुरू होता है बॉडी के अंदर। बॉडी क्या है, जितना भी आपने काम सॉरी लेकिन ये जो ऊपर जो है ये लाइक जिस तरह उसे क्या कहते हैं, हेड के अंदर हमने सारे लिंक्स देने होते हैं ना, ठीक है। मतलब आपने जो जो फाइल्स अपनी कनेक्ट करवानी है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना है, वो हमने हेड के अंदर लिख देना है। अच्छा, हेड के अंदर लिखा जितना भी डाटा है ना वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा सिवाय टाइटल के। टाइटल भी आपका टैब के ऊपर शो होगा, बाकी जितना भी डाटा है वो आपका डिस्प्ले नहीं होना। और ये जो style.css वाली फाइल होगी ना, इसके अंदर जितना भी काम होगा ये जरूर डिस्प्ले होगा, लेकिन ये फ्रंट एंड पे कैसे डिस्प्ले होगा, जैसे ये बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका जो इतना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर हो गया, आपके बाकी जो भी आप चीजें कर रहे हैं उनके कलर्स वगैरह हो गए, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। हाँ जी, सारा कुछ बताऊंगी, ये आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। अब हमारी है जी बॉडी आ गई। बॉडी के अंदर हमने जो कुछ लिखना है वो डिस्प्ले होना है। अब बॉडी के अंदर मैंने सबसे पहले नैव बार बनाई है, ठीक है। आपका जो URL बार है उसके नीचे जितनी भी चीजें आ रही हैं वो आपकी बॉडी है, समझ आ गई। अब मैंने सबसे पहले क्या नैव बार बनाई है। नैव बार के लिए हम क्या करते हैं, एक नैव की टैग हम यूज करते हैं। इसको एलिमेंट भी हम लोग बोलते हैं, जितने भी टैग्स हैं HTML के उनको एलिमेंट भी बोला जाता है। अब ये नैव हमने शुरू तो किए, ठीक है। ये इतने टैग कितना है, सिंपल नैव लिखो, ठीक है। ये हमारा नैव का ओपनिंग टैग है। इसको क्लोज करने के लिए
बैक स्लैश हम लगाएंगे, ठीक है, और ये नैव का ये क्लोजिंग टैग है, ऊपर वाला ओपनिंग टैग है, नीचे वाला क्लोजिंग टैग है। HTML में बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं, मतलब ज्यादा इसके टैग्स ऐसे हैं जो अगर हम ओपन कर रहे हैं तो वो क्लोज करना भी लाजमी है, लेकिन अगर हम क्लोज नहीं करते तो वो जो ना हमारा डिस्प्ले है उसमें मसला आएगा, आपकी चीजें ना तो इक्वल्स होंगी ना वो रिस्पॉन्सिव होगी, ठीक है। तो आपने ओपन टैग किया है तो याद से उसको क्लोज भी करना है। हम लोग प्रोफेशनली जब वर्क करते हैं ना तो ये नैव बार का मैंने टैग ऑन किया, ओपन किया है, साथ ही इसको हम क्लोजिंग टैग में भी ले आते हैं, ठीक है। और जब इस तरीके से करके इसके अंदर हम लोग अपना सारा कोड लिख रहे होते हैं ताकि हमें पता चलता रहे हमने क्लोजिंग टैग भी यूज किया हुआ है, ये नहीं है कि हमने क्लोजिंग टैग यूज नहीं किया और काम करते जाएं। अक्सर कुछ स्टूडेंट्स को भी देखा है, प्रोग्रामर्स को भी मैंने देखा हुआ है कि वो टैग ओपन तो कर लेते हैं लेकिन क्लोज नहीं करते, तो बाद में क्या होता है कि जो आपके है जितना भी कोड आपका डिस्प्ले होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो उसमें क्या होता है वो रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, रिस्पॉन्सिव नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें फिर इशू कर रही होती, फिर वो कोड में ढूंढते फिरते होते हैं कि वो कहाँ से इसको क्लोज करें, क्या इसमें मिस्टेक आ रही क्या नहीं। तो बेहतर यही होता है कि अगर आपने टैग ओपन किया तो फौरन ही इसको क्लोज करके एक एंटर दें, उसको नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं और फिर उसके अंदर कोड लिखना शुरू करें। अच्छा, नैव ये सिर्फ हम लोग लिखते नैव है लेकिन ये यूज पूरा होता है, मतलब नैव बार इसको कहते हैं। अब इसके बाद मैंने क्या किया, ये क्लास है, हमारे पास क्लास और आईडी दो चीजें होती हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी लाजमी आएगा। आपसे सुपरवाइजर पूछेंगे कि क्लास को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है और आईडी को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये याद रखना है जब हम CSS की फाइल यहाँ पे यूज करते हैं। मैं साथ आपको फाइल ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये CSS की फाइल जब मैंने यूज की है तो ये मैंने एक क्लास बनाई हुई थी लॉगिन के पेज पे, ठीक है। लॉगिन पेज की मैंने क्लास बनाई थी, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये सॉरी मैंने आईडी बनाई हुई है, तो ये आईडी को रिप्रेजेंट किया है हैश के साथ, हैश का साइन, और अगर मेरी ये क्लास होती तो उसको डॉट के साथ मैं रिप्रेजेंट करती, ठीक है। उसके बाद नहीं, मुझे ये बताइए ना कि आप कह रहे हैं कि स्लैश हैश लॉगिन के साथ हमने आईडी रिप्रेजेंट की है और डॉट के साथ, ये देखे ना डॉट के साथ अभी वहां पे ये डॉट लिखा गया मेरा, ठीक है। मैंने क्लास कौन सी बनाई है, ये नैव बार की मैंने क्लास बनाई है, ठीक है। तो नैव बार को मैं वहां पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये और ब्रैकेट्स दोनों यानी ये सब, ये ऊपर वाला हैश जो है ये आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, यानी कि आईडी को कॉल करवा रहा है, और ये डॉट जो है ये क्लास को कॉल करवा रहा है। यहाँ पे अब ये फाइल मैंने बनाई है, इसका लिंक हमने इधर किया हुआ है, ये देखो ये लिंक हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस आईडी के अंदर जो भी परफॉर्म करूंगी इस क्लास पेज के ऊपर वो हमारी CSS होगी, ठीक है, और वो सारी इस आईडी को वो अटैच करती हुई दोनों इकट्ठी कंबाइन हो जाएंगी और फिर वो हमें एक्शन परफॉर्म करके दिखाएंगे जो भी हमने डिस्प्ले करवाना हो, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना था, तो मैंने इतनी चीजें नहीं उसके लिए मैंने नैव बार डिफॉल्ट की है, ठीक है। ये मैं जरा रिमूव कर रही हूँ, इसके साथ कोई इतना इफेक्ट नहीं आना क्योंकि ये कलर के लिए यूज होती है, डिफॉल्ट कलर इसका आ रहा है। बॉडी के अंदर जब भी कोई नई लाइंस या कुछ स्टार्ट करना हो तो क्लास या आईडी डिक्लेयर करते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्लास और आईडी हम तब डिक्लेयर करवाते हैं जब हमने उसके साथ कोई फंक्शनैलिटी यूज करनी हो या उसको हमने उसके ऊपर CSS यूज करनी हो, ठीक है। अब देखें वो नैव बार डिफॉल्ट मैंने रिमूव कर दी। नैव बार डिफॉल्ट जो है ना ये बूटस्ट्रैप का एक कलर है, कलर्स की प्रॉपर्टी है उसके अंदर, और ये नैव बार डिफॉल्ट उसमें आ जाता था। सिंपल है, ये क्लास जो है ना ये मैंने एक क्लास बनाई नैव बार की। अब मैंने क्या किया है, नैव बार को मैंने फिक्स करवा दिया है टॉप पे, ये भी क्लास है क्योंकि ये मैंने क्लास के दोनों कोटेशंस के अंदर रखी है, तो ये क्लास है। अगर मैं इसको नहीं करती फिक्स, ये मैं रिमूव कर रही हूँ इसको, उसके बाद हम जा रहे हैं अपने इंटरफेस पे, पेज रिफ्रेश किया। अच्छा, जब आपसे सुपरवाइजर कोई काम करवाए CSS वगैरह करवाए तो आपने क्या करना है, Ctrl+F5 से रिफ्रेश करना है पेज को, यहाँ से रिलोड नहीं करना आपने ना, यहाँ से रिलोड करना है।
क्योंकि अगर आप कंट्रोल F5 करेंगे तो आपका जो बैकएंड है पूरा जहां पे जैम के अंदर htdocs के अंदर आपका फोल्डर पड़ा है तो ये वहां तक सारे कोड को रिफ्रेश करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कंट्रोल R कर देते हो या यहाँ से पेज को रिफ्रेश कर देते हो तो वो बैकएंड रिफ्रेश नहीं होता, जिसकी वजह से आपने जो CSS लगाई हुई है वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, अभी मैंने कंट्रोल R किया है, इसको वर्क किया और ये मैं कर रही हूँ। अब ये फिक्स F5 से नहीं करना, कंट्रोल F5 अच्छा कंट्रोल F5 से ये मैंने किया है। ठीक है, अभी ज्यादा काम नहीं है इसलिए नेक्स्ट पेज पे मतलब जैसे जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे ये आपकी नैप बार ने साथ साथ नीचे आते जाना है। ठीक है, अभी ये हमने वहां से रिमूव किया था, नैप बार डिफॉल्ट रिमूव किया था, तो ये देखें यहाँ पे हॉवर आना शुरू हो गया है, जबकि ये मैंने खुद नहीं लगाया हुआ था। अब मैं वापस कंट्रोल Z करके आपके सारे कोड को कर रही हूँ वहां पे। ठीक है, कंट्रोल S किया, उसके बाद मैं कंट्रोल F5 कर रही हूँ। कंट्रोल F5 से पेज रिफ्रेश कर दिया मैंने। ये देखें, अब आपका जो वो होवर था वो खत्म हो गया। ये देखें, क्योंकि नैप बार डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास होवर नहीं लगा था। दानियाल क्या कर रहे हैं, रुक जाएं। ये देखें, उसके साथ होवर आपका आ रहा था और मैंने अभी इस पे होवर नहीं यूज किया, मैंने छोटी चीजें ही यूज की हुई हैं। दानियाल आपने इस पे वर्क किया था? नहीं मैम। अच्छा, ये आ रही है ना चीजें पिंटरेस्ट वगैरह की, सेव की भी आ रही हैं, ये मेरे पास डिस्प्ले नहीं होता। ये आपके शायद वो ईमेल आईडी वगैरह लॉगिन है उसकी वजह से ये सारा कुछ आ रहा है शायद। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है जी, नैप बार की समझ आ गई आपको यहाँ तक? कुछ गुजारा हो गया, कुछ कुछ हो गया ना, रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब भी हो जाएगा। अभी वाइवा होने में काफी दिन पड़े हैं तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करना, आप लोग पिछली रिकॉर्डिंग्स को भी सुनना तो सारी समझ आ जाएगी। अब हम क्या करने वाले हैं, नैप बार आपकी है ब्लैक कलर में। ठीक है, तो मैंने इसकी अलग से CSS नहीं की, मैंने यहीं पे इसी टैब के अंदर CSS की है इसकी। अब जो हम इस टैब के अंदर CSS करते हैं उसको बोला जाता है इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन CSS इसको कहते हैं। और जो हम हेड टैग के ऊपर यानी कि हेड टैग के अंदर करते हैं स्टाइल, वो CSS करते हैं, तो वो स्टाइल के टैग के साथ हम लोग करते हैं। ये स्टाइल का हमारा टैग लगा है। ठीक है, इसके अंदर हमने CSS वो करनी है। जैसे उधर हमने दूसरे पेज पे CSS की फाइल के अंदर क्लासेस को कॉल करवा के हमने की है, यहाँ पे भी उसी तरीके से कॉल करवा के करनी है। लेकिन मैंने ये यूज नहीं की इस वजह से कि मैंने कहा थोड़ा इजी रहे आप लोगों के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल CSS, जो हम हेड टैग के अंदर कहते हैं। और ये जो आपकी उसी टैग के अंदर आप कर रहे हो उसको इनलाइन बोलते हैं। और जो दूसरी फाइल आप बना के उसके अंदर CSS आप यूज करते हो उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक है, 3 तरह की हमारी CSS है, 3 टाइप में हम लोग इसको कहते हैं, 3 वेज हैं हमारे। एक style.css की जो आप फाइल बनाते हो, स्टाइल की जगह आप कोई भी नाम उसका रख सकते हो, लेकिन उसके लास्ट में जो एक्सटेंशन लगनी है वो .css की लगनी है। और उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। जो हम हेड टैग के अंदर करते हैं स्टाइल का टैग लगा के, उसको हम कहते हैं इंटरनल CSS। और जो उसी टैग के अंदर हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं वो हमारी इनलाइन CSS होती है। अब ये देखें, स्टाइल मैंने लिख के डबल कोटेशन दिया है। ठीक है, इज इक्वल लिख के डबल कोटेशन, उसके बाद बैकग्राउंड मैंने दिया। ये हमारी कलर्स की प्रॉपर्टीज में आ जाता है। तो बैकग्राउंड जब मैंने कलर देना है वो इसकी जगह आप कुछ भी दे दो, मैंने ब्लैक दिया हुआ है, इसकी जगह मैं अभी फिलहाल रेड कर देती हूँ। तो उसके बाद जो है कंट्रोल F5 ही मैं करूंगी। आप लोगों ने भी ये याद रखना है, कंट्रोल F5 हम लोगों ने करना है। देखें कलर उसका चेंज हो गया। दोबारा से ये मैं कोड आपको लिख के दिखा रही हूँ स्टाइल का, ताकि आप लोगों को भी याद रहे। जहां भी जिस चीज का भी आपने कलर चेंज करना है, उसकी विड्थ हाइट आप लोगों ने कम ज्यादा करनी है, या कोई भी CSS अप्लाई करनी है, मार्जिन टॉप बॉटम
पैडिंग वगैरह और लेफ्ट राइट करना है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो अगर आपने इसको अलग से एक्सटर्नल सीएसएस में नहीं करना तो उसी जगह पे करना है, तो आप स्टाइल के साथ उसको कर सकते हैं। अब एक चीज का ख्याल रखना है, ऊपर जब हमने किया था स्टाइल को हेड टैग के अंदर, यहाँ पे जब हमने रखा था तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आया था टैग, ठीक है, तो वो हमारे टैग बन गए थे। जब हमने किसी टैग के अंदर सीएसएस को अप्लाई करवाना है, इनलाइन सीएसएस करनी है, तो हमारे पास स्टाइल जो होना है वो एट्रीब्यूट के थ्रू आना चाहिए, ठीक है। अब ये स्टाइल हमारे पास एट्रीब्यूट है, जब हम स्टाइल एट्रीब्यूट के तौर पे यूज करते हैं ना तो वो इस तरीके से लिखा आता है, लेकिन अगर हम स्टाइल टैग के थ्रू यूज करते हैं तो वो इस तरीके से टैग हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बन जाता है। अब यहाँ पे स्टाइल लिख के मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड लिखा, नीचे मेरे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं। आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही, क्या कह रहे हैं? अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें, समझ नहीं आई क्या कहा आपने। कुछ नहीं समझ आ रही, क्वेश्चन टाइप कर दो साइड में, मैं वो देख लेती हूँ। क्वेश्चन टाइप कर दें यहाँ पे। वो स्टाइल का आप बता रहे थे ना कि स्टाइल उधर इस तरह पुट करना है और इधर एट्रीब्यूट से पुट करना है, तो वो मैं समझ नहीं आ रही थी, वो कैसे? देखें, जब हमने यहाँ पे स्टाइल लगाना था, जब हमने इंटरनल सीएसएस करनी है, ठीक है, तो स्टाइल हमने लिखा है, तो ये देखें ये साथ में टैग लिखा आ रहा है, ठीक है, मैंने क्लिक किया, वो स्टाइल का टैग बन गया। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है या ये सब लाइन के अंदर ये चीजें आ जाती हैं, ऐसे ये खुद भी लिखना हम लिख सकते हैं और आती भी हैं, ठीक है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इन लाइन मैंने सीएसएस करनी है तो मैं स्टाइल लिख रही हूँ, तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट लिखा आ रहा है, सही है, सही। वहां पे वो टैग लिखा आ रहा था। अब इसके अंदर क्या करना है, बैकग्राउंड में यूज कर रही हूँ, बैकग्राउंड की ये देखें आप कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड क्लिप है, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड फिर उसके बाद बैक फेस विजिबिलिटी आ जाती है, बैकग्राउंड ओरिजिनल आ जाता है, ओरिजिन आ जाता है, बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसके बाद नीचे और है बैकग्राउंड इमेज है, पोजीशन है, ब्लेंड मूड है, ये सारी हमारे पास बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज आ रही है। बैकग्राउंड बैक फेस विजिबिलिटी ये क्या है? ये हमने यूज नहीं किया हुआ ना, आपने ये देखना है ना, सर ने आपसे ये पूछना है, सर ने आपसे वो चीजें पूछनी है जो आपने यहाँ पे की हुई हैं, ठीक है, तो हम उन्हीं चीजों पे भी फोकस करेंगे, जो जो यूज किया हुआ है हम उसको ही करेंगे ताकि आपको पता हो। बैकग्राउंड का सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर सर आपको कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर की जगह आप बैकग्राउंड इमेज लगा दो, तो आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड के साथ यहीं पे इमेज भी पड़ा हुआ है, ये देखो, सही है, ठीक है। और इमेज के लिए सिंपल आपने क्या करना है, बैकग्राउंड यहाँ पे लिखो, ये मैंने बैकग्राउंड लिख दिया फर्ज करो। अब और आपको कुछ नहीं पता कि आपने क्या करना है, कलर आपको सर कहते हैं कलर इसके साथ लगा दो, स्लैश आपने लगा के यहाँ पे कलर लिख देना है, ठीक है, और अगर इमेज कहते हैं तो स्लैश के साथ ही फिर आपने इमेज लिख देना है, तो आपके वो लिखा आ जाएगा। अभी हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं, ये डबल साइन आ रहे हैं, ये याद रखिएगा, इसको ध्यान से करना होता है, जरा सा भी अगर साइन का फर्क आता है ना, ऊपर नीचे कोई साइन हो जाता है तो ये आपका काम खराब हो जाना है। अब बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक इसको लगा रही हूँ दोबारा से, और सेमीकोलन लगा रही हूँ, ये हो गया हमारे नैप बार की एक लाइन। उसके बाद डिव आ जाती है। अब डिव की थोड़ा सा इसका कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर कर दूं। डिव हम इसलिए यूज करते हैं कि हम एक मखसूस एरिया जो है वो समझ लें, जैसे हमने सिलेक्ट करना होता है एक मखसूस एरिया जिसके अंदर हमने काम करना है। अब नैप बार के बाद ये समझ लें, ये एक बॉर्डर जो बना हुआ है व्हाइट कलर का आपके पास एरिया आ रहा है, ये समझ लें एक मैंने डिव ली हुई है और उसके ऊपर मैंने काम किया। अब जिस डिव को हम देख रहे हैं वो डिव वो वाली है जो येलो कलर में सारा एरिया आपका बैकग्राउंड आ रहा है, उस डिव के लिए। डिव ने आपके एरिया को, मखसूस एरिया को स्पेसिफाई करवा देना है कि आप उतने एरिया के अंदर काम करें। अब मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है कंटेनर फ्लोट की। कंटेनर का भी वही पर्पस है
जो div का पर्पस है कि इसने भी उतना एरिया आपके लिए सिलेक्ट कर देना है जिसके अंदर काम करना है। अब मैंने लगाया है कंटेनर फ्लोट। अब आप जरा ये चेक करें, जब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ कंटेनर फ्लोट को, तब हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। कंट्रोल F5 मैंने प्रेस किया है, ठीक है। तो इसने साइडों से स्पेस दे दी है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी स्पेस अभी वो शो हो रही है। कंटेनर फ्लोट से जो है वो आपका पूरा एरिया उसने कवर करना है, ठीक हो गया। उसके बाद इस डिव को मैंने लास्ट में नीचे जाके क्लोज किया है, जहां तक मुझे चाहिए था कि मैं ये कंटेनर यूज करूं। तो अभी हम ये नैव बार, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज की समझ नहीं आ रही। क्वेश्चन ना आप टेक्स्ट कर दें, वहां पे लिख दिया करें या व्हाट्सअप मुझे कर दें। एकदम से आवाज आपकी तरफ आना बंद हो जाती है, शायद इंटरनेट इशू है। ऐसे लगता है जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। अच्छा, मैं रिपीट करती हूँ, आगे से इस चीज को रिपीट करके आगे बढ़ती हूँ क्योंकि टाइम कम है। नैव बार अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। हमने जब कंटेनर फ्लोट किया था तो हमारी नैव बार जो है वो कंप्लीट मतलब आ रही है, हमारे पास डिस्प्ले उसका ऊपर कंप्लीट आ रहा है। लेकिन जब हम उसका रिमूव करते हैं कंटेनर फ्लोट को, तो ये देखें हर चीज ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है। उसने सारी चीजों को खराब कर दिया है, एक पूरे पेज पे उसने डिस्प्ले नहीं किया। अब ये जितनी भी चीजें थी ये सारे पेज के लिए थी, और मतलब पूरी उसकी जो विड्थ है उस हिसाब से थी। आपकी जो है क्या नाम है, स्क्रीन जो है लैपटॉप की, उसकी विड्थ के हिसाब से थी। हमने कंटेनर फ्लोट दिया तो कंटेनर फ्लोट के बाद जो है वो हर चीज उसी हिसाब से सेट होती गई। लेकिन जब कंटेनर फ्लोट हमने रिमूव किया है तो सारी चीजों ऊपर नीचे हो गई, उनकी विड्थ हाइट हर चीज वो खराब हो गई। अब दोबारा से मैंने कंटेनर फ्लोट करके कंट्रोल S किया और उसके बाद कंट्रोल F5 किया तो हर चीज वापस अपनी अपनी जगह पे चली गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये नैव बार की ही अभी खत्म नहीं हुआ नैव बार हमारा। नैव बार के अंदर हमने एक और डिव बनाई जिसमें कंटेनर फ्लोट लिया। अब कंटेनर फ्लोट के अंदर हमारी जितनी भी चीजें हैं वो एक कंटेनर के अंदर आ रही हैं, उसके अंदर काम करेंगी। फिर एक डिव बनाते हैं, उसके अंदर क्लास लेते हैं नैव बार हेडर की, क्योंकि हमने अब हेडर बनाना है। और हेडर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक बटन बना रहे हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा 3 डॉट्स वाला या 3 लाइंस वाला बटन जो है। अब हम वो बटन बना रहे हैं कि अगर कोई इसी पेज को मोबाइल वर्जन में करता है तो ये देखें, ये हमारे पास एक 3 डॉट्स का बटन बन जाए जिसपे हम क्लिक करें तो हमारी जितनी नैव बार के अंदर हेडर के अंदर चीजें हैं वो एक हेडर की तरह हमारे सामने आ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, नैव बार हेडर बनाया, हेडर में हमारा वो बटन आ जाना है। बटन बनाने के लिए हमने ये एक BTN का टैग लिखा है, ठीक है। BTN का टैग हमने ये ओपन किया है तो यहाँ पे इसको हमने क्लोज किया है। अब जो भी मैं काम कर रही हूँ वो BTN के ओपनिंग टैग के अंदर कर रही हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे यहाँ तक वो उसकी ब्रैकेट्स आ रही हैं। उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर मजीद और टैग्स यूज करके काम किया। बटन का हमने टैग बनाया है तो टाइप हमने मस्ट लिखनी है इसके अंदर। टाइप मैंने बटन की इसकी दी है क्योंकि मुझे बटन ही चाहिए था। टाइप अब हमारे पास टेक्स्ट की भी आती है, सर्च की भी आती है, पासवर्ड की भी आती है, ईमेल की भी आती है, और भी बहुत सारी आ जाती हैं। तो अभी मैं बटन बना रही हूँ तो मुझे इसकी टाइप बटन ही चाहिए थी, इसलिए मैंने बटन लगाया। क्लास में बना रही हूँ नैव बार टॉगल की। टॉगल क्या होता है, जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे जो हमारे पास डिस्प्ले होता है, उसने जब हम नैव बार को करते हैं, हम इसे अपने पेज को मोबाइल की तरह यूज करने के लिए, तो ये देखें ये टॉगल हो गया सारा हमारा, और इसने नैव बार को इकट्ठा कर दिया एक जगह पे, टॉगल बना दिया है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको डाटा टॉगल करवाते हैं कि ये जो उसके अंदर डाटा पड़ा है टॉगल होकर उसको हम क्लैप्स करवा देते हैं। क्लैप्स क्या करता है, ये आपका बटन बना देता है ये वाला, ठीक है। अब इस बटन को हमने करना काम ये है कि इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास डाटा आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक आईडी बनाते हैं, ठीक है, और उस आईडी को हम टारगेट करवाते हैं। अब ये डाटा हमने
टारगेट करवाया है, लेकिन हमने आईडी कहाँ पे बनाई है, हमने आईडी नीचे जाके बनाई है क्लैप्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्लैप्स के अंदर जो आईडी बनाई है इसको हैश के साथ हमने कॉल करवाया है, और सेम ये जो आईडी लिखी है इसको ऊपर टारगेट के अंदर लिखा है। अब इस आईडी के अंदर जितना भी काम आएगा वो उस पे बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो टारगेट करेगा इस आईडी को और देखेगा उस आईडी के अंदर जो जो चीजें मौजूद हैं तो वो उनको डिस्प्ले करवा देगा। आइकन बार जो आ रहा है ये आपका वो 3 लाइंस वाला आइकन है, ये उसका आ रहा है। ये जितने ज्यादा आप लगाते जाएंगे उतने ज्यादा आपके पास आइकन आते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिर ये बटन यहाँ पे क्लोज हो गया। डिव दोबारा से स्टार्ट की, क्लास बनाई कंटेनर फ्लोट की, तो ये अब क्या करेगी, इसने करना है एक कंटेनर आपके लिए मखसूस जगह बना दिए जिसको मैंने मार्जिन टॉप दिया है। अगर मैं इसके मार्जिन टॉप को करती हूँ बॉटम, मार्जिन जो है वो 4 तरह के आने हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और सेंटर भी होता है, 5 तरह के आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं रिफ्रेश। अब देखें जरा, ये देखें चीजों के उसने ऊपर नीचे ले आया है, सारी चीजों को, स्पेस नहीं उसने रहने दी कोई खास। ये जोड़ दी उसने दोनों चीजें सर्च वाली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस इसको टॉप कर रही हूँ तो वो स्पेस दे देगा आपकी चीजों के दरमियान। मैंने इस डिव को दी है स्पेस, इसको मार्जिन टॉप दिया है कि वो हर जगह के दरमियान स्पेस लेकर है। अब हम यूज कर रहे हैं एक एंकर टैग। ए का मतलब होता है एंकर। ये हम तब यूज करते हैं जब हम अपने कोड के अंदर किसी दूसरी चीज का लिंक लगवाना चाहते हैं। ठीक है, एक लिंक तो ऊपर है ना, वो आ जाता है पेजेस का लिंक। यहाँ एंकर टैग के अंदर भी हम पेज का लिंक लगवाते हैं, लेकिन जो लिंक हम एंकर टैग के अंदर लगवा रहे होंगे ये डिस्प्ले होगा। जो लिंक हम हेड टैग के अंदर लगवा रहे होते हैं वो डिस्प्ले नहीं होता। ये वाला लिंक जो है डिस्प्ले होगा। ये किस तरीके से डिस्प्ले होगा वो अब आपने देखना है। अब यहाँ पे क्लास बना रही हूँ नैबर ब्रांड की। ठीक है, उसके अंदर हैरिफ लिखते हैं। हैरिफ हम ऊपर भी यूज कर सकते हैं, कर चुके हैं। इसके अंदर हमने अपना वो लिंक लगाना होता है जो हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या जिस लिंक पे हम जाना चाहते हैं। तो index.php की हमारी फाइल है। ये पेज हमारा जो था ये वाला, ये index.php का पेज है, तो इसी का ही हमने लिंक लगवाया। अब मैंने स्टाइल उसको दिया है, कलर वाइट किया है। किस चीज का, ऑनलाइन ऑटो स्पेयर पार्ट्स का जो हमारा प्रोजेक्ट टाइटल है, प्रोजेक्ट नेम है, इसको हमने यहाँ पे नैब बार पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, ये वाला, उसको दिया है हमने लिंक। ठीक है, और उसके बाद इसका कलर हमने वाइट कर दिया। अगर ये मैं कलर यहाँ से रिमूव करती हूँ, सेव करती हूँ, कंट्रोल एस किया और फिर उसके बाद कंट्रोल F5। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि आपने करना क्या है। कंट्रोल F5 किया है, ये देखें उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो अब इसको, ये बाय डिफॉल्ट इसका कलर ग्रे है, तो अब इसका कलर हम लोग जो है कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने कंट्रास्ट जो बनाया था वो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट और ऑरेंज कलर का ही बनाया हुआ है, तो इसलिए ये आ जाता है। कंट्रोल S और फिर कंट्रोल F5 किया। कंट्रोल F5 किया, कलर उसका वापस आ गया। ठीक है, अब इसी के बाद हमने जो है वो अपनी नैब बार बाकी की बनानी है। ये इतनी सी जो डिव है ना, ये वाली इतनी सी डिव, ये सिर्फ हमारे इस नाम को हमारे नैब बार के अंदर डिस्प्ले करवा रही है, हमारे टाइटल को। ये एक डिव है। अब ये वाली जो डिव खत्म हो रही है, ये ऊपर हमारे नैब बार के हेडर की है। ये हमारा हेडर यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगली डिव पे चलते हैं। अगली डिव में क्या हम बना रहे हैं, आवाज फिर वैसी ही आ रही है। खान आप मैसेज कर दिया करें।
अच्छा जी, अब जो div बनाई है उसके अंदर क्लास हम फिर collapse की बना रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर डाटा टॉगल करवाया था collapse के अंदर। तो collapse की हम दोबारा क्लास बना के नैब बार collapse करवा रहे हैं कि जब भी हमारी नैब बार छोटी हो, collapse की शेप में हो, तो हमारी जो नैब बार है वो क्या काम परफॉर्म करे। यहाँ पे हम एक आईडी बनाई है जो हमने ऊपर कॉल करवाई थी। ये चीज हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। या ये चीज लिख लेते होते हैं और ये खाली छोड़ देते हैं हम लोग। जब हम यहाँ पे अपनी आईडी बनाते हैं तो फिर इस आईडी को ही हम वहां पे हैश के साइन के साथ कॉल करवा रहे होते हैं कि जब हमारा डाटा टारगेट करे, कोलैप्स के बटन पे क्लिक करने पे डाटा हमारा टारगेट हो, तो वो इस आईडी को कॉल किया है हमने, इस आईडी पे लेके जाए हमें, और वहां पे जाने के बाद जो भी डाटा इस आईडी के अंदर पड़ा हुआ है उसको वो टारगेट कर ले, उसको पिक कर ले, जितना भी कुछ है उसके अंदर पड़ा हुआ। तो इस डिव के अंदर हमने जो भी चीजें डिस्प्ले करवानी है वहां पे अपने वो टाइटल नेम के अलावा वो सारी चीजें हमने इस डिव के अंदर लिखनी है। अब ये एक और मेन चीज जिसके बारे में क्वेश्चन होने हैं, यूएल एलआई ओएल एलआई। ओएल मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, बट ओएल का भी पूछते होते हैं लाजमी। यूएल क्या होता है हमारा? अनऑर्डर लिस्ट। यूएल होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। ये मैं कमेंट दे देती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क के साथ हमारी कमेंट लाइन आ जाती है, अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। ये मैं वैसे ही लिख रही हूँ, ये आप लोगों के याद रहने के लिए। प्रोजेक्ट के अंदर नहीं हम इसको लिखते होते हैं, अगर हम लिख देते हैं तो सुपरवाइजर फिर जो है वो तरह की क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। यूएल जो है वो अनऑर्डर लिस्ट होता है। उसके बाद एलआई जो है वो हमारी लिस्ट आइटम्स होती हैं, ठीक है। फिर ओएल जो होता है हमारा ये ऑर्डर लिस्ट होती है। अब यूएल में क्या होता है, जब हम यूएल के अंदर लिखते हैं कोई भी चीज तो इसके अंदर का जो डाटा है वो बुलेट्स की शक्ल में हमारे पास शुरू होता है। जैसे हम वो करते हैं वर्ड की फाइल में तो बुलेट्स बन जाते हैं, अगली लाइन पे जाओ तो बुलेट्स बन जाते हैं। ये काम होता है ऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में ये काम करना है। और एलआई के अंदर जो होता है लिस्ट आइटम्स होती हैं हमारी, जितनी भी लिस्ट होगी, एक लिस्ट वो समझ लें आप किसी प्रोडक्ट की एक तादाद है या 10 तादाद है, जितनी तादाद होगी उतनी चीजों पे ये बुलेट का साइन लगा देगा, ठीक है। यूएल के अंदर हमने लिस्ट आइटम अपनी यूज करनी होती है तो वो उतनी ही क्वांटिटी में हमारे यहाँ पे बुलेट्स बनाता जाएगा। ओएल के अंदर हम क्या करते हैं, ओएल के अंदर जैसे हमारा उधर वर्ड की फाइल के अंदर एमएस वर्ड पे बुलेट्स के बाद 1 2 या एबीसी के अंदर हमारा डाटा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने वो काम करना होता है। अब हमें चाहिए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट तो हमें चाहिए ही नहीं, हमने अनऑर्डर लिस्ट करनी है जो हमारी डिस्प्ले भी ना वहां पे हो, तो हम यूएल के अंदर इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे जब हमने यूएल और एलआई का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास बुलेट्स बने आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर हम एंकर टैग यूज कर रहे हैं और बुलेट्स का जो ये डिस्प्ले है यूएल एलआई का वो हम उसको बंद भी क्लोज भी करते हैं। क्या उसको कहते हैं सरगाम, अनऑर्डर लिस्ट का वो क्या था, बुलेट्स को रिमूव करने के लिए डिस्प्ले नन करवाते हैं या इनलाइन करवाते हैं, हाँ डिस्प्ले नन करवा देते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब अभी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं मुझे पड़ी क्योंकि मैं इसके अंदर एंकर टैग लगा के काम कर रही थी। तो जब मैंने एंकर टैग लगा दिया ना तो वो अपने आप ही जो फंक्शनैलिटी इसने परफॉर्म करनी थी ना उसको रिमूव करके एंकर टैग ने अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो उसके ऊपर लागू करवा दी है। लिस्ट वाला काम पीछे चला गया और आगे जो काम फ्रंट एंड पे आ गया वो एंकर टैग का आ जाएगा। एंकर टैग का काम यही है, जहां पे भी आप इसको शो करवा रहे होंगे ना, इसने जो आपका पहले का काम हुआ है उसको बैक एंड पे कर देना है, ठीक है, और फ्रंट एंड पे इसने खुद आ जाना। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, लिस्ट के अंदर ये सिंपल हमारी लिस्ट लगी है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी क्लोज और ये एक एक टैग का। तो मैंने इसके अंदर एक एंकर टैग लिया हैरिफ का, उसके ऊपर लगाया, ठीक है, हैरिफ लगा के उसके अंदर मैंने ये लिंक्स दिए हैं पेजेस बना के, जिन पेजेस के ऊपर काम करना था।
होम में क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज की समझ नहीं आई। नहीं समझ आ रही, क्या कह रहे हैं? आवाज की समझ ही नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं? आप लिख दो यहाँ पे, टाइप कर दो, आपकी इंस्ट्रूमेंटल आवाज आ रही है। अच्छा जी, कंटेनर फ्लोर वाला कौन सा एरिया कवर करता है? index.php का क्या फंक्शन है? index.php का फंक्शन ये है कि हमने ये एक पेज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? ये देखो, ये वाला पेज हमने क्रिएट किया है, इसका हमने लिंक दिया हुआ है। index.php का ये एक जो पेज हमने बनाया है, उसका हमने यहाँ पे लिंक दिया है। ये index.php बाय डिफॉल्ट होता है जब आप PHP का कोई भी काम करते हैं लोकल सर्वर पे, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको इंडेक्स के पेज पर ही लेकर जाता है। तो अभी जितना भी ये काम है, ये नैव बार के अलावा, नैव बार मैंने एक अलग पेज पर बनाई है, ठीक है? इसको मैं अगर रिमूव करूं, आपको पता चलेगा फिर ये देखो, ये मैंने यहां से रिमूव कर देती हूँ इसको। अभी तो ये देखो, उसको रिमूव किया है ना नैव बार को, तो ये सारा कुछ खराब हो गया, क्योंकि हमने CSS की फाइल भी नैव बार की फाइल के अंदर लगाई थी। हमने CSS जो भी की थी वो हमने CSS की फाइल के अंदर की थी, जो जिसका लिंक लगा हुआ है नैव बार के अंदर, और नैव बार को आगे हमने index.php के साथ लिंक करवाया हुआ था। index.php के पेज पे उसको हमने लिंक करवाया हुआ है PHP के कोड के थ्रू इंक्लूड करवा के। तो वो जो भी हम जिस पे उस पेज पे जो भी काम कर रहे हैं नैव बार के ऊपर, वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। आई थिंक ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वापस नैव बार पे आते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जो हमारी नैव बार है उसकी URL जो बनाई है, उसको मैंने पैडिंग दी है। पैडिंग भी स्पेस का काम करती है, ठीक है? यहाँ से मैं इसको करती हूँ रिमूव। ये किया मैंने रिमूव, और इसको कंट्रोल S किया। ठीक है, अब जरा ये देखें आप, पेज हैंग हो चुका है। ये देखें, अभी ये आप सिर्फ डिस्प्ले देखिएगा, ये टैब्स अपनी देखें, होम की, आवर सर्विसेज, अबाउट अस, ये सारी इस सीक्वेंस में है, ठीक है? हॉरिजेंटली तौर पे ये हमारे पास आ रही हैं। अब जब मैं पेज रिफ्रेश कर रही हूँ, वहां पे मैंने सेव कर दिया हुआ है पेज, मैंने रिफ्रेश किया वहां पे, क्योंकि मैंने वो पैडिंग उसकी रिमूव कर दी थी। ये देखें, ये बिल्कुल ऊपर चली गई अपनी जगह पे जहाँ पे इसकी फाइल डिफॉल्ट है, लेकिन हमें चाहिए सेंटर में। हम चाहते हैं कि ये ऊपर से इतनी स्पेस में नीचे आ जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टाइल के अंदर पैडिंग यूज की थी। मार्जिन और पैडिंग हमारी स्पेस के लिए यूज होते हैं, जितनी स्पेस हमने यूज करनी है उसके लिए ये यूज होते हैं। दानियल, ये सबलाइन ओपन कर दो। चलो ठीक है, कंट्रोल Z करके मैं वापस कोड वो लिख रही हूँ, ठीक है? px का मतलब होता है पिक्सेल्स, कितने पिक्सेल्स हमने यूज करने हैं। 10 से ज्यादा करेंगे तो वो मजीद और नीचे आती जाएगी स्पेस उसकी, और अगर इससे कम करेंगे तो वो और ऊपर चल जाएगी, लेकिन सेंटर में लाने के लिए मुझे इतना ही ठीक लगा तो मैंने उस हिसाब से लगाई। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम एक एंकर टैग लिख रहे हैं, एंकर टैग के अंदर हमने होम लिखा है, ठीक है? होम की जगह यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रही हूँ, जो मैं यहाँ पे लिख के इसको कंट्रोल S करके सेव करके
फिर पेज वहां पे रिफ्रेश करूंगी तो वही चीज वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। कंट्रोल F किया, होम की जगह देखें ABC आ गया। अब यहाँ पे एक और काम करना है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। कल जब मैंने क्लास देनी है ना, मैं अपने सिस्टम पे इसको सारे प्रोजेक्ट को ओपन करूंगी ताकि ना जल्दी जल्दी सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम लग रहा है और कनेक्शन क्लोज्ड हो गया। रिकॉर्डिंग भी 1 घंटे की हो गई और अभी तक आप लोगों को नैब बार समझा रही हूँ मैं। YouTube पे भी मैं इसको अपलोड कर दूंगी। हाँ जी, नैब को अच्छी तरह समझ लीजिएगा ना, क्योंकि मेन चीजें इसके अंदर आ रही हैं, जो भी आ रही हैं आप लोगों के पास। मैं वही कह रहा हूँ ना कि थोड़ा बेशक समझा दें, लेकिन समझाएं। डिव वगैरह, यूएल एलआई, उसके बाद बटन्स हो गए, उसके बाद क्लासेस और आईडीज हो गई, कलर चेंज करना, मार्जिन पैडिंग वगैरह, ये सारी चीजें आपकी बार बार रिपीट होनी है। कंटेनर रिपीट होने हैं, कंटेनर फ्लोर रिपीट होना है, ये हर पेज के हर कोड में यूज हो रहा होगा ये चीजें। तो इसलिए मैडम वो लिस्ट आइटम आपने नहीं बताया। लिस्ट आइटम बताया है मैंने, नहीं वो मुझे नहीं समझ आया था। देखें यूएल का अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में क्या करना है, बुलेट्स में हमारे उन चीजों को बना देना, ठीक है, जैसे एमएस वर्ड के अंदर बुलेट्स में आते हैं, ठीक है। लिस्ट आइटम में जितनी आप लिस्ट लगाते जाओगे ना, उतने ही उसने जो है ना वो बनाते जाना, बुलेट्स बनाते जाना, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट 1 है, ठीक है, तो उसने 1 बुलेट बना देना है। अगर आपकी प्रोडक्ट 10 है ना, आप 10 मरतबा लिस्ट आइटम यूज करेंगे तो वो 10 उसके आइटम्स के ही वो बुलेट्स बनाएगी। जैसे हम ये स्क्रीन शेयर है ना मेरी, ये देखो यहाँ पे मैं करती हूँ, ये देखो ये मैंने बुलेट लगाया, ठीक है। ये अभी क्या हो गया, 1 बुलेट लगा मेरे पास, 1 बुलेट लगा है, इसको समझ लें ये हमारी लिस्ट है, लिस्ट आइटम है, ठीक है। और ये हमारी लिस्ट आइटम क्लोज हो गई है। ये 1 बना रही है बुलेट हमारा, इसके अंदर लगाती हूँ बुलेट, वहां पे नहीं लगाती, बाहर ही लगेगा। अच्छा, ये हमारी 1 लिस्ट आइटम है। जब हम एंटर करेंगे यहाँ पे तो ये दूसरे बना देगी, ठीक है ना। इसी तरह हम जितनी वहां पे लिस्ट आइटम लगाते जाएंगे उतने ही बुलेट्स बनते जाएंगे। अब ये हमारी दूसरी लिस्ट बनी। कहाँ पे काम कर रही है? ये मैं वर्ड पे दिखा रही हूँ, एमएस वर्ड पे स्क्रीन शेयर की हुई है। स्क्रीन नहीं मैम, यहाँ पे स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी, मेरे पास हो रही, दोबारा मैं करती हूँ 1 मिनट। और वो दानियल आपका कनेक्शन भी जो है ना वो क्लोज हो चुका है वहां से, वो भी देखें जरा। चलिए मैं देखता हूँ। मेरे पास वो आ नहीं रहा आपका, स्क्रीन शेयर हो गई जी। हाँ, ये देखें ये लिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है। बुलेट्स हमारे क्या करते हैं, जब हम एक लाइन पे रह के एंटर करते हैं तो वो दूसरी लाइन पे बुलेट बना देता है ऑटोमेटिकली। यही काम लिस्ट ने करना है। जितनी आप लिस्ट लगाते जाओगे, एलआई लगाते जाओगे, उतने ही आपकी लिस्ट आइटम्स बनती जाएंगी, ये बुलेट्स बनते जाएंगे, ठीक है। और वो नंबरिंग वाला किस में होगा, 1 2 जिसमें नंबरिंग हो रही है? वो जब हम ओएल लिखेंगे, अभी हमने यूएल को कर रहे हैं, ठीक है। यूएल के अंदर हमारे बुलेट्स आते हैं, और जब हम ओएल के अंदर यूज करते हैं तो इसके अंदर हमारी 1 2 3 ये चीजें आ जाती हैं। यूएल हमारे होते हैं अनऑर्डर लिस्ट, और बुलेट वो जो ओएल होते हैं वो होते हैं ऑर्डर लिस्ट। और लिस्ट आइटम्स तो वो आइटम्स की लिस्ट होती है ना, जितनी आपकी आइटम्स होंगी उतनी वो लिस्ट बनती जाएगी। ये 2 ही हैं, मेन 2 ही हैं, यूएल और ओएल, और इनके अंदर हमने लिस्ट आइटम यूज करना होता है। यूएल के अंदर भी होना है और ओएल के अंदर भी होगा, ठीक है। समझ। कनेक्शन नहीं बना, उधर से क्रिएट नहीं हो रहा आपका, क्लोज जा रहा है एनी डेस्क। मैं फिर अपने पास ओपन कर लेती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी मैं इसको कवर करवा दूँ।
वैसे मैं कह रही थी कि आप लोगों के कोड में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती जाए, लेकिन अभी मैं इसमें करवा देती हूँ। अच्छा जी, नैब बार हमारी ये आ गई। वैसे स्क्रीन शेयर हो रही है ना सही तरह से? जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब ये क्या हमारी, ये देखो ये लिस्ट बन रही है, ठीक है। हमने वहां पे चेंज किया, होम को चेंज किया था। जो ये चीज होनी है ना, ये हमारी वहां पे डिस्प्ले होनी है, ठीक है। जो हमने 2 टैग्स के सेंटर में लिखी होगी वो वहां पे डिस्प्ले होगी, जैसे ये होम डिस्प्ले हो रहा था यहाँ पे। अब इसके उसने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट बनाता गया, ठीक है, LI के साथ। अब इस पे जो लगे थे बुलेट्स लगे थे, जब मैंने यूज किया ना एंकर टैग, तो वो बुलेट्स अपने आप रिमूव हो गए। एंकर टैग क्या करता है, जो इससे पहले चीज लगी होती है ना, उसको रिमूव करके जो इसकी अपनी फंक्शनैलिटी होती है ना, उसको अप्लाई करवा देता है। तो जब हमने एंकर टैग के अंदर किसी चीज को चेंज करना होता है, यानी कि कोई भी हमारी चीज है लेकिन वो उसके ऊपर एंकर टैग की फंक्शनैलिटी अप्लाई हुई है, उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो हमें फिर वो चेंजिंग करने के लिए एंकर टैग के अंदर ही काम करना पड़ता है। अब जैसे मैंने एंकर टैग के अंदर जो था वो मेरा ये होम है, इसका मैंने कलर चेंज करना था, तो मुझे एंकर टैग के अंदर ही इनलाइन यूज करनी पड़ी है। अगर मैं इनलाइन CSS की जगह मैं एक्सटर्नल CSS यूज करती या इंटरनल CSS यूज करती, तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ना था UL, फिर LI, फिर मुझे एंकर लिखना पड़ना था। उसके बाद जाके जो है वो मैं अप्लाई कर सकती थी वहां पे। अभी हमने यहाँ पे ये देखो UL लिखती, ठीक है, फिर उसके बाद LI होता, फिर उसके बाद एंकर टैग होता, फिर ब्रैकेट्स लगती, फिर यहाँ पे मैं जो है वो कलर चेंज करती। जब हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है ना, तब हमने सिर्फ कलर लिखना है। जब हमने किसी चीज का कलर चेंज करना है, कोई बैकग्राउंड पूरा किसी का भी, तो फिर हमने बैकग्राउंड कलर लिखना है। अब इतने लंबे चौड़े प्रोसेस में पढ़ने की बजाय मैंने सिंपल सिंपल ना सिर्फ यही एंकर टैग के अंदर ही स्टाइल देके मैंने कलर चेंज कर दिया टेक्स्ट का। अब अगर इसकी जगह मैं कोई और कलर कर देती, ग्रीन कलर फर्ज करो मैंने कर दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव करने के बाद कंट्रोल F5 कर रही हूँ, तो ये देखो सर्विसेज का कलर ग्रीन हो गया। व्हाइट कलर इसलिए रखा क्योंकि एक तो ज्यादा नुमाया हो रहा है और दूसरा इस थीम के हिसाब से अच्छा लग रहा था। यहां तक क्लियर हो गया आपका? अब हम आते हैं अपने एंकर टैग के अंदर जो पेजेस के लिंक दिए हैं उस पे। यहाँ पे ना अक्सर जब आप एंकर टैग लगाते हो तो हैश का साइन लगा आता है। हैश का साइन इसलिए होता है कि आपका पेज जो है ना वो रिलोड ना हो बार बार। ये नीचे भी लगा हुआ है। अभी मैंने ना ये अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के पेजेस नहीं बनाए थे, तो मैंने इनके जो है ना वो लिंक नहीं लगाए। ये अभी वैसे ही है। होम का अभी हमने लगाया है। होम पे अब चेक करते हैं, देखो वापस आते हैं, क्लिक कर रही हूँ मैं, बार बार क्लिक कर रही हूँ, कुछ नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। ये ऊपर URL के अंदर देखो वो दिखा रहा है कि हैश का साइन लगा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे ये हैश का साइन रिमूव करके पेजेस के नेम लिखती हूँ, ये देखो ये index.php का पेज है, इसको लिख देती हूँ index.php, ठीक है, सेव करती हूँ। उसके बाद मैं उधर कंट्रोल F5 करके रिफ्रेश किया मैंने, होम पे क्लिक करती हूँ, आपको इसी पेज पे लेकर आ रहा है, क्योंकि मैंने इस पेज का नाम जो रखा हुआ है वो ये देखो index.php रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ से चेंज करती हूँ, कोई और मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ये देखो लॉगिन का है, चलो लॉगिन का रख लेती हूँ यहाँ पे, सेव किया, रिफ्रेश किया पेज, क्लिक किया, मुझे लॉगिन के पेज पे वो ले गया, ठीक है। जिस चीज का आपने पाथ वहां पे सेट किया होगा, जो लोकेशन आपने सेट की होगी, उसी पेज पे आपको लेकर जाएगा। साइन अप के पेज पे मैंने क्लिक किया, वो रजिस्ट्रेशन पेज पे ले गया, लॉगिन के पेज पे क्लिक किया, वो लॉगिन के पेज पे ले गया, होम के पेज पे किया, वो होम के पेज पे मुझे ले आया जिसके ऊपर लॉगिन के पेज का लिंक लगा हुआ था। लेकिन मुझे होम के पेज पे क्या चाहिए, मुझे अपना इंडेक्स पेज ही चाहिए। इंडेक्स पेज मुझे क्यों चाहिए कि फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे लॉगिन के पेज पे हूँ, तो मैंने होम के पेज पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो मुझे इंडेक्स पेज पे लेते, जो मेरा मेन पेज है।
जैसे हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, मैं अपने ऑफिस की ही वेबसाइट ओपन कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लेती हूँ। नेट का इशू थोड़ा। अच्छा, जब उसको लेके जाते हैं, कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, फर्ज कर लें ये फेसबुक है, तो फेसबुक का ये होम टैब है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको वो इंडेक्स पेज पर ही लेकर आता है। अगर आप इसके इधर क्लिक करते हो तो रिक्वेस्ट पे ले जाएगा। ये मेरी वेबसाइट का होम पेज आ गया, ठीक है। होम पे मैंने इंडेक्स का पेज ही यूज किया है, इसलिए वो मुझे इंडेक्स के पेज पर ही लेकर आया। इसके बाद अबाउट अस के पेज पे जाती हूँ तो वो अबाउट अस का पेज लेकर आएगा, क्योंकि इसके पीछे मैंने अबाउट अस का जो है वो about.php का पेज लगाया है। ये ऊपर लिखा भी आ रहा है अबाउट का पेज, ठीक है। तो वो उस चीज पे हमें लेकर जाएगा जहां का लिंक हमने लगाया होगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी? जी मैम। इधर तक तो आपकी होगी क्लियर, ठीक है। गुजारा उसको रिपीट करोगे ना तो समझ आ जाएगी सारा। साइन अप तक तो वही चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब मैंने लॉगिन में थोड़ा चेंज आ रहा है। अच्छा मैम, ये साइन अप, जी मैम साइन अप और लॉगिन वर्क करेंगे अभी कि नहीं करेंगे? अभी नहीं, अभी आज नया बार तक का ही करते हैं, क्योंकि 6 बज गए, ऑफिस बंद करना होता है इस टाइम। तो कल इंशाल्लाह 3 बजे आप लोग फारिग हो जाना टाइम से अपने कामों से, क्योंकि फिर 1 घंटा 2 घंटे लग जाए ना, आराम से बंदा करवा सकता है, ठीक है ना। अभी ये नया बार को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सुबह टाइम ठीक नहीं है 10 बजे? 10 बजे मैं ऑफिस आके खोलती हूँ, मैं आके और भी काम करने होते हैं ना। फिर ये 11-12 बजे का टाइम रख लें। नहीं, फिर यही 3 हाँ, ठीक है। क्योंकि 10 बजे आके ऑफिस खोलना है, फिर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना भी होता है, फिर जो स्टूडेंट आए होते हैं उस टाइम मेरे पास, उनको पढ़ाना होता है, क्योंकि वो 12:30 बजे तक स्टूडेंट्स होते हैं कुछ जो सुबह टाइम में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस चीज को मैं फिल वक्त कर रही हूँ रिमूव, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझा दूं। अब यहाँ पे मैंने ना जैसे ऊपर लगाया था एंकर टैग, वैसे ही यहाँ पे मैंने एंकर टैग भी लगाया था इसके अंदर अपने लॉगिन पेज के लिए। कोड देखें जरा दोबारा से। ये अभी मैंने जो है ना, ये देखो, ये है एंकर टैग मेरा लॉग आउट का है, ये एंकर टैग जो है मेरा लॉगिन वाला है, ठीक है। ये सेम उसकी तरह ही, पहले वाले काम की तरह ही लगा हुआ था। अब इसमें फर्क क्या आ गया, इसमें मैंने यूज किए PHP, बैकएंड इसका यूज किया, तो इस वजह से ये आया। अभी बैकएंड का इसका नहीं समझाऊंगी, थोड़ा ये आगे का एडवांस काम आ जाता है। अभी फ्रंट एंड पे हम लोग रहेंगे, वो कवर करेंगे। यहाँ पे फर्ज करो ये सारी चीजें अगर मैं रिमूव करती हूँ, ये रिमूव किया, ये रिमूव किया, ये भी किया, ये भी किया, और यहाँ से ये किया, तो ये देखो कोई फर्क नहीं आया। जो कुछ ऊपर लिखा हुआ था वही वाली ये चीज आ गई, सेम वही है। ये LI के अंदर है, ये लो स्पेस दे दी थी, सेम वही चीज है, एग्जैक्ट वही है ना, पता चल रहा है ना? मुझे कोई रिस्पॉन्स तो दें। अच्छा, क्या वही है ना। वापस कंट्रोल Z कर रही हूँ, ठीक है। मेरा कोड वापस सारा आ गया कंट्रोल Z करने से। तो अब ये मैंने इसके अंदर PHP वगैरह का वर्क करके बाकी इसको किया था, ताकि जब लॉगिन करे कोई बंदा अपनी ID पासवर्ड देके, तो वो लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करे। अब ये सारी सेशन बनाया है, ये आगे की चीजें हैं, ये बाद में करेंगे, अभी फ्रंट एंड सिर्फ करना है। अब उसके बाद आ जाता है नैप बार में, हमने यहाँ तक कर लिया, ये लॉगिन तक हमारा हो गया। अब सर्च बार की तरफ आ जाते हैं। सर्च बार के लिए मैंने फिर से एक डिव बनाई, क्योंकि मुझे उस डिव के अंदर काम करना था। क्लास मैंने उसको दे दी सर्च कंटेनर की। अब अगर ये मैं क्लास कर देती हूँ रिमूव, कंट्रोल S करके मैं जा रही हूँ अपने पेज पे, ठीक है। कंट्रोल F5 किया है, चेंज कर दिया मैंने इसको, रिफ्रेश होगा, टाइम लेगा। इसने आपका कोड खराब कर दिया नहीं, ये देखो, अब देखो कुछ नहीं चेंज हुआ, हो गया चेंज। देखो जब आपकी पूरी पास आपके पास पूरी विड्थ होती है ना किसी भी आपके पास जो डिवाइस है, तो उसमें इतना पता नहीं चलता। जब आप उसको करते हो, थोड़ा सा छोटी सी क्लीन करते हो,
तो वो आपकी चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। अब अगर मैं वापस इसी को मैं कंट्रोल जी करके इतनी डिवाइस पे रिफ्रेश कर रही हूँ पेज को, फर्क आ रहा है लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही। नहीं समझ, वाकई नहीं आ रहा। ये देखो, वो तो आहिस्ता आहिस्ता आएगी। ये देखो सर्च कंटेनर की मैंने बनाई, ठीक है। अभी मैंने अच्छा। इसको ना यूज ज्यादा जगह पे नहीं किया हुआ, ठीक है। ये मैंने अभी सिर्फ एक डिव बनाई है। अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ डिव को, ठीक है, मैंने वो क्लास यूज नहीं की इसलिए कुछ इतना पता नहीं चल रहा। अब ये देखो, इसको रिफ्रेश करती हूँ, डिव हमारी हो चुकी है रिमूव, ठीक है। अब जब आप इसमें करोगे ना काम, ये कर दी डिव रिमूव मैंने, ये दोनों चीजें एक डिव के अंदर नहीं रही, ये दोनों अब अलग अलग हो गया इनका ग्रुप, क्योंकि पहले मैंने इतना एरिया फिक्स किया था, इतना एरिया अपनी ये सर्च बार के लिए डिव लेकर। डिव का मैंने आपको समझाया था ना। ये देखो अब वो क्या कर रहा है, वो उसको ऊपर ले जाता है, बिल्कुल मखसूस एरिया में वो नहीं उसको रख रहा। पहले मैंने लिए कंटेनर डिव, इसमें इसके बराबर आया, ठीक है। जब हम इसको लेके जाते हैं मजीद छोटा करते हुए, ये देखो एक जितनी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जब हम उसको रिमूव करते हैं ना, तो वो एक प्रॉपर स्पेस नहीं उसकी रहती, जितना एरिया उसने मखसूस किया होता है जिसके ऊपर काम करना होता है, उसकी अपनी मर्जी बन जाती है, वो कहीं भी किसी भी जगह पे चला जाए। जैसे जैसे आप फिर ये मार्जिन वगैरह उसका कम ज्यादा करोगे ना, तो वो अलग अलग जगह पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, आपका फिक्स जगह नहीं रहनी। डिव का मतलब क्या होता है? डिव का मतलब होता है हमने एक फिक्स एरिया सेलेक्ट करना है। जब हम उसका एरिया को ही रिमूव कर देंगे कि हमने इतने से इतने एरिया में काम करना है, वो ही रिमूव हो जाएगा, तो आपका जो है वो कोड अनरिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। समझ आ गई कुछ के नहीं? इसका थोड़ा कम गुजारा है, चले वो रिकॉर्डिंग में सुनूंगा शायद बात समझ आ। इसका ना एक्सपेरिमेंट जब खुद करोगे ना, तब आपको समझ आनी, क्योंकि डिव का मतलब क्या होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे अगर ये मैंने डिव ना लगाई है, मैंने ये रिमूव की है ना डिव, ये वाली रिमूव कर दी है, ठीक है जी। ये वाली, ये देखो ये डिव रिमूव कर दी। अब इसकी जो डिव थी ये कहाँ पे आ रही है, ये वाली डिव है, ठीक है। अब इस डिव के अंदर ही उसने काम करना है। हमारी जो नैव बार की ये डिव है ना, नैव बार की जो डिव है, इसने काम तो इसी के अंदर करना है, लेकिन ये एक सीक्वेंस में नहीं रही। सही है, सही है। क्योंकि जितना एरिया मुझे इस सर्च बार के लिए चाहिए था वो खत्म हो गया। अब तो ये इस पूरी डिव के एरिया में आ गया। पहले मैंने किया था, मैंने जो नैव बार बनाई हुई थी, उस नैव की बार के अंदर जो डिव यूज की है पहले नैव बार बनाने के लिए, उसी नैव बार की डिव के अंदर एक और डिव बनाकर मैंने इसके लिए एक एरिया मखसूस कर दिया था कि मेरी जो सर्च बार है वो इस एरिया के अंदर ही रहे, इस पे काम करे। जब मैं उसकी डिव रिमूव कर देती हूँ तो वो उसका एरिया नहीं रहता, फिर उतना एरिया फिक्स नहीं रहता। अब डिव बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फॉर्म लेते हैं,
फॉर्म का टैग ओपन किया, सर्च बार बनाने के लिए सॉरी फॉर्म ले रहे हैं, उसका टैग ओपन किया, उसके फॉर्म को हमने क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद क्लोज करने के बाद क्लास हम ले रहे हैं, क्लास में हम फॉर्म इनलाइन करते हैं। इनलाइन का क्या है, ये जब मैंने क्लास एक बनाई है इनलाइन की, इसको मैंने रिमूव किया है, तो हमारे पास ये देखो, समझ आया कुछ? फॉर्म की इनलाइन नहीं रही, वो एक लाइन में नहीं रहे दोनों फॉर्म। जब इसकी इनलाइन फॉर्म इनलाइन करती हूँ वापस तो वो एक लाइन में आ जाते हैं। पहले वो क्या था, उनकी अपनी मर्जी होती है, वो जितने मर्जी स्पेस लेके उस लाइन में आ रहे थे, अभी वो एक स्पेस में आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट, मैंने किया है राइट। अगर मैं इसको रिमूव करूं, आपकी जो डिव है वो उसकी सर्च बार की वो बाय डिफॉल्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, ये देखो। लेकिन मुझे ये राइट साइड पे चाहिए थी, तो मैंने इसको टेक्स्ट को राइट कर दिया है, तो वो राइट साइड पे चली गई है। हाँ जी, एक मिनट। अच्छा, बाकी का कल हम लोग करें, आज इतना वाइंड अप करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आज इसको कर लें, मैं ना घर जाके आप लोगों को सेंड कर देती हूँ रिकॉर्डिंग।